नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। कल की विपक्षी दलों की पटना मीटिंग के बाद दो बड़े सवाल। पहला कि राहुल गांधी को दूल्हा बनाने वाले बयान से लालू प्रसाद यादव का मतलब क्या था, और दूसरा कि नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों का महाजुटान क्या रोक पाएगा बीजेपी के विजय रथ को। इन सवालों को थोड़ी गहराई से समझने की भी कोशिश करेंगे। बीते तकरीबन 2 महीने से सीएम नीतीश देश भर की यात्रा कर चुके हैं। इस यात्रा का मकसद बताते हुए वह साफ कहते आए हैं कि बीजेपी के विजय रथ को रोकना है तो विपक्षी दलों को साथ आना होगा। अब बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षों को भी उससे मजबूत रथ लेकर निकलना पड़ेगा। अब बड़ी साफ बात है कि रथ है तो दूल्हा भी तो होगा। देखिए, अब आप इस दूल्हे का अर्थ शादी वाला दूल्हा मत निकालिए। 2024 के संदर्भ में दूल्हा का मतलब यानी कि प्रधानमंत्री का चेहरा। अब ये तय माना जा रहा है और ऐसे तो संदेह ही बिल्कुल नहीं है इस बात पे कि नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी और एनडीए की तरफ से। अब आपको बता दें कि बार बार भाजपा द्वारा भी विपक्ष की एकजुटता पर यही प्रश्न उठाया जाता है कि इन सब में से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन। लालू प्रसाद यादव अनुभवी और मंजे हुए राजनेता है और शायद इसीलिए भाजपा के इस प्रश्न का जवाब लालू ने हंसी हंसी में ही सही दे दिया। घूमने लगे तो फिर बढ़ा लिए हैं। अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, बियाह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया बस। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद। आपको बता दें कि बीते कल लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने काफी अच्छा काम किया है, देश भर में पैदल यात्रा की, इस दौरान इनकी दाढ़ी भी बढ़ गई, अब थोड़ी छोटी कराई है, ये ठीक है, पर इन्होंने शादी को लेकर हमारी सलाह नहीं मानी, शादी कर लेनी चाहिए थी। अभी भी समय बीता नहीं है, शादी कर लीजिए, हमारी बात मानिए। आपकी मम्मी हमसे शिकायत करती है कि आप उनकी बात नहीं मानते, शादी नहीं करते हैं। अब ये आपको सिर्फ एक निवेदन नजर आया होगा, लेकिन अब आपको दीपक सिंह का एक ट्वीट दिखाते हैं। वही लालू प्रसाद यादव का बयान वाला वीडियो रखते हुए उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि संदेश साफ है, 2024 के दूल्हा राहुल गांधी जी है, लालू जी मंजे नेता है, इनका इशारा साफ था, सब बाराती बनने को तैयार है, बात न मानने वाली बात यूपीए 2 की है। वैसे तो राजनेता के निवेदन बहुत कुछ कह जाते हैं, अगर उसे समझ सको तो लालू प्रसाद यादव का निवेदन बाहरी रूप से लग रहा था जैसे वह सिर्फ अपने से काफी कम उम्र के राहुल गांधी की चुटकी ले रहे हो, लेकिन वो चुटकी वो वाली नहीं थी जो बाहर से दिखाई दे रही थी।
वैसे आपको विस्तार से बता दें कि नीतीश कुमार बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए लगातार प्रयास में रहे। उन्होंने बड़े राजनीतिक दलों के साथ साथ छोटे क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। इन यात्राओं और मुलाकातों में नीतीश कुमार ने जो मेहनत की, बस मानो कि पटना में मिली ये मीटिंग जैसे उसका लिटमस टेस्ट थी। अब भाजपा की भी इस मीटिंग पर कड़ी नजर रही। अब चर्चा ये भी करते हैं कि इस मीटिंग को लेकर बीजेपी का क्या कहना रहा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि वैसे तो बीजेपी की तरफ से कई ट्वीट्स आए, लेकिन सिर्फ एक ट्वीट भी अगर आपको दिखाए तो ये स्पष्ट बीजेपी की ओर से लिखा गया कि चुनावी ढोंग है विपक्ष की, एकता की तैयारी, एक अकेला ही पड़ रहा है सब पर भारी। अब वैसे आपको बता दें, ऐसे तो कई बार पहले भी विपक्ष एकजुटता की मीटिंग हुई है, पर तब अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी उस मीटिंग से दूरी बनाए हुए नजर आई थी। वो पहले की बात थी, लेकिन अब हालात थोड़े बदल गए हैं। अब थोड़ा विस्तार से इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अब बीजेपी के खिलाफ एक होना तो ठीक, लेकिन हर नेता की अपनी अलग से चाहत है और हर पार्टी का एक अलग एजेंडा है। जैसे अरविंद केजरीवाल अभी अध्यादेश दुख से पीड़ित है, वो पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं कि विपक्षी एकता से पहले सभी दल अध्यादेश के खिलाफ एकजुट हो। टीएमसी का एजेंडा स्पष्ट है। भले ही पार्टी इस बैठक में लेफ्ट के साथ शामिल हो रही है, लेकिन फिलहाल बंगाल में ये साथ जो है वो संभव नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे दलों का एजेंडा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 317 के साथ ही पुरानी स्थिति बहाल करना है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इसे यूपीए के विस्तार की कवायद के तौर पर देख रही है। एनसीपी की बात करें तो एनसीपी का एजेंडा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो हो रहा है वो वाला है। तो वही शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे जो ग्रुप है, उनका एजेंडा ये है कि फिलहाल उनको अपना वजूद जो है वो बचाए रखना है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा का एजेंडा यूपी में गठबंधन का नेतृत्व है। अब ये तो उन दलों और नेताओं की बात हुई जो विपक्ष एकजुटता की मीटिंग के लिए तैयार हुए, लेकिन कुछ नेता और दल ने तो मीटिंग में आने से मना कर दिया, तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनके मायने अलग है। मतलब कि पॉलिटिकली जो एजेंडा है वो उनका अलग है। जैसे जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ने बैठक में आने से इनकार कर दिया। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी ने 175 सीटों में से 151 सीटें में जीत हासिल की थी। उनकी पार्टी 84 नई सीटों पर कब्जा किया था, यानी कि मौजूदा समय में प्रदेश में उनकी मजबूत पकड़ है। वहीं अगर क्षेत्रीय पार्टियों में तुलना की जाए तो लोकसभा में उनके 22 सांसद हैं, यानी कि विपक्षी दलों के साथ न आने पर विपक्षी को कड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जगन मोहन रेड्डी की राजनीति की ताकत के कारण ही बीजेपी उन पर नजर गड़ाए हुए है, और वैसे भी जगन भी बीजेपी से नजदीकी बनाए रखने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ऐसे में भले ही वह एनडीए में अगर शामिल नहीं हो, लेकिन कई मुद्दों पर मोदी सरकार का समर्थन करते रहे हैं। वह ऐसे विपक्षी मुद्दों पर भी किनारा कर जाते हैं जिनके साथ कांग्रेस खड़ी होती है। अब इसके बाद देखें तो एचडी कुमारस्वामी और उनकी पार्टी जेडीएस, उन्होंने भी मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया। कर्नाटक में जेडीएस की अच्छी पकड़ है, लेकिन इस बार हुए विधानसभा चुनावों में उसकी सीटें कम हो गई। उसे 19 सीटें मिली, यानी कि 13.3% वोट मिले, जबकि 2018 की बात करें तो उन्हें 37 सीटें मिली थी। इससे पहले 2013 में 40 सीटें मिली थी, 2008 में 28 सीटें और 2004 में 58 सीटें मिली थी। वैसे बता दें कि 1999 में गठित हुई पार्टी जो है वो लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है। वहीं लोकसभा में मौजूदा समय में जेडीएस का केवल एक सांसद ही है। कांग्रेस और बाकी दल मजबूत हो रहे हैं, यानी कि जेडीएस के किंग मेकर राज्य में उसके रिश्ते कांग्रेस के साथ सही नहीं है। एचडी देवगौड़ा, वैसे आपको बता दें, वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। ये समुदाय उनका कोर वोट बैंक भी है। प्रदेश में इस समुदाय के लोगों की आबादी करीब 12% है।
इन सब के बीच चर्चा है कि जेडीएस बीजेपी के संपर्क में है। उसने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से 4 सीटों की मांग की है। अब इसके बाद देखें तो नवीन पटनायक के बीजू जनता दल, उन्होंने भी पटना आने से सिरे से मना कर दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक की पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही है। अगर पटनायक की राजनीतिक ताकत की बात की जाए तो लोकसभा में उनके 12 सांसद हैं। क्षेत्रीय दलों में अगर उनकी तुलना की जाए तो यह संख्या काफी ज्यादा है। वहीं मौजूदा समय में राज्य की 146 विधानसभा सीटों में से नवीन पटनायक की पार्टी 112 सीटों पर कब्जा किए हुए है, यानी केंद्र और राज्य दोनों की जगह पटनायक मजबूत स्थिति में है। ऐसे में बीजेपी का विपक्ष के साथ न होना लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है ये विपक्षी दलों को। इसके बाद चंद्रशेखर राव यानी कि बीआरएस का न आना भी एकजुट विपक्ष दलों के लिए एक बड़ा खतरा है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 88 पर बीआरएस का कब्जा है। इससे पहले उसकी राज्य में 63 सीटें थी, यानी केसीआर की राजनीतिक ताकत बढ़ रही है। वहीं लोकसभा में टीआरएस के 9 सांसद है, यानी टीआरएस का सपोर्ट किसी भी दल के लिए मायने रखता है। इसी बात पर आपको याद दिला दे कि लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना विधानसभा के चुनाव भी आएंगे। अब बारातियों की संख्या किस खेमे में ज्यादा होगी वो खुद अलग अलग दल के रुख से पता चल ही जाएगा। तो देखना रहा कि क्या राहुल गांधी के नाम और चेहरे पर लोकसभा चुनाव में सारे विपक्ष ये जो एकजुट हुए थे वो उतरेंगे। नीतीश कुमार के विपक्षी दलों का महाजुटान क्या रोक पाएगा बीजेपी के विजय रथ को? वैसे लालू यादव की तरह इशारों में सवाल रखे तो देखना रहा कि 2024 में सत्ता रूपी दुल्हन कौन ले जाएगा। वैसे फैसला जनता करेगी। नमस्कार।